देहरा में अगर हम देखें तो पूर्व नेता, इतने वरिष्ठ नेता हैं ज्वाला, वो अलग अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं और पार्टी विद डिसिप्लिन कहती है खुद को भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ आपने एक चेतावनी देकर छोड़ दिया उनको। नहीं, ऐसा देखिए, यहाँ पर पार्टी में कुछ छूटता नहीं, बड़ी साफ बात करो, और पार्टी के संज्ञान में है, उचित समय में उचित स्थान पर इसका कोई फैसला होगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। लेकिन भाजपा में भी कुछ टर्मोइल जो है आजकल देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है प्रदेश में, लेकिन अब तक जो है काफी विलंब इसमें हो गया। आप नहीं मानते कि बहुत देरी हो गई है? टर्मोइल नहीं है, इसको तो टर्मोइल नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी चली कई गुट जो है वो बीजेपी में भी बिल्कुल नहीं। आपका नाम भी आ रहा था प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। प्रदेश अनावश्यक रूप से देखिए, ये तो थोड़े क्रिएशन है मीडिया की, मीडिया वाले कुछ करते रहते हैं, अपनी अपनी सोच समझ से करते हैं। जो नाराज हैं सर, जो संगठन के मूल जो कार्यकर्ता है वो जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी को आप लोग कैसे ठीक करेंगे? लेकिन ये एक कैसे बनाया गया है, नाराजगी है ही नहीं, किसी की कोई नाराजगी। हम सुबह से शाम तक पार्टी के साथियों से मिलते हैं, पार्टी के साथी हमसे बात करते रहते हैं। गुटबाजी की जो बात की जाती है कि अलग अलग गुट फॉर्म हो रहे हैं बीजेपी में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? है ही नहीं, कोई गुट नहीं, ये सारी क्रिएशन है। झूठ बोल के सत्ता हासिल करना, ये आप किस बारे में कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, गारंटी दी उन्होंने, झूठी गारंटी दी, जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में उनको मालूम था। अगर देखा जाए तो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो पहले से लेकर ही खराब है। आप क्या मानते हैं कि प्रदेश सरकार का, प्रदेश की सुखू सरकार का क्या क्या रोल रहा है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा खराब करने में? और जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 2.25 साल से है जी, उनका बार बार इसी बात को लेकर के कहना कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, जयराम ठाकुर ने आर्थिक स्थिति खराब की। क्या जरूरत थी सीपीएस बनाने की? करोड़ों रुपए उन पर खर्च कर दिया। लेकिन सीपीएस तो पूर्व की भाजपा सरकार ने भी बनाए थे। लॉन्ग बैक रही होगी वो सिचुएशन। कभी प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर तो कभी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सदन में अक्सर नेता प्रतिपक्ष गरजते और बरसते दिखाई देते हैं, सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज कुछ सवाल इनसे भी। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। और आज की इस खास चर्चा के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका बहुत बहुत फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया पर। बजट को लेकर चर्चा जो हुई है सदन में, उसमें आपने कई बड़ी बातें कही है। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर भी आप लगातार कई बड़ी बातें कहते रहे हैं। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो पहले से लेकर ही खराब है, काफी पहले से खराब होती जा रही है। जब आई थी सत्ता में कांग्रेस सरकार, तभी से आर्थिक स्थिति जो है वो डिग्रेड लगातार होती गई है। इसके साथ ही जीएसटी कंपनसेशन का पैसा भी कम हुआ है, आरडीजी भी कम हुई है। तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या मानते हैं कि प्रदेश सरकार का, प्रदेश की सुखू सरकार का क्या क्या रोल रहा है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा खराब करने में? देखिए, पहले तो सीधी सी बात है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ये कोई 2-4 साल में या 5 साल में खराब नहीं हुई जी। 93 तक हिमाचल ऐसा प्रदेश था जहां हमारे ऊपर ऋण नहीं था, ना के बराबर था। 93 से 98 का वो दौर शुरू हुआ जब ऋण बेवजह और बेतरतीब ढंग से लेने की शुरुआत हुई जी। और सही मायने में हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से जो पटरी से उतरा है वो एक शुरुआत थी। और जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 2.25 साल से है जी, उनका बार बार इसी बात को लेकर के कहना कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, जयराम ठाकुर ने आर्थिक स्थिति खराब की। हमारे वक्त में तो जो लोन की लिमिट हमने कभी भी टच नहीं की जो हमको परमिसिबल थी, हमने उससे कम लोन लिया, जबकि ये लोग जो है वो लगातार जो एक्सीड कर रहे हैं। जितना लोन हमने 5 वर्ष में लिया उससे ज्यादा ऋण जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखू सरकार 2 वर्ष में ले चुकी है। आज हिमाचल की स्थिति यह है कि आज हम 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर हम 1 लाख करोड़ से आगे निकल जाएंगे ऋण में जी। और उसमें मैं ये कह सकता हूं कि सुखू सरकार का यह है कि ये हकीकत को स्वीकार नहीं करते हैं। कभी कहेंगे, मतलब आप अंदाजा लगाइए, सरकार में एक स्टेबिलिटी होती है। आज कोई अगर बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, वो उस पर कायम होता है। एक दिन कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, दूसरे दिन कहेंगे कि हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं है,
और तीसरे दिन कहेंगे कि हिमाचल 2027 तक जो है वो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। फिर कहेंगे कि 2032 तक हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा। लेकिन जो इकोनॉमी को फोकस करके ठीक ट्रैक पर लाने के लिए जो काम करने की आवश्यकता है, उस पर काम नहीं हो पा रहा है जी। अभी जो बजट प्रस्तुत किया है, इससे पहले 2 बजट और प्रस्तुत हुए हैं। पहले बजट की हुई घोषणाएं अभी तक जो है काम ही शुरू नहीं हुआ। अधिकांश योजनाएं उनकी उस वक्त की जो शुरू की पहले बजट की है, उस पर अभी तक जमीनी हकीकत में कुछ काम हुआ ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी एक जो जिसको मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी एक जो नालायकी है वो ये है कि सत्ता भी झूठ बोल करके हासिल करना, और सत्ता मिल गई तो भी उसका संचालन भी झूठ बोल करके ही करना, ये उचित नहीं है। ये झूठ बोल के सत्ता हासिल करना, ये आप किस बारे में कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, गारंटी दी उन्होंने, झूठी गारंटी दी। जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में उनको मालूम था कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होगी, उनको मालूम था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश में टेपर डाउन की है फाइनेंस कमीशन ने, और इसमें डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आगे आने वाले समय में और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो कम होती जाएगी। लेकिन वक्त की बात है कि हमारे समय में जीएसटी कंपनसेशन 2022 तक मिलता था। हमारे समय में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो हिमाचल प्रदेश को थोड़ी ज्यादा मिलती थी, अब थोड़ी कम मिल रही है, और कितना है सिर्फ। लेकिन उसके बाद जब आपको मालूम है कि ये सारी चीजें सामने दिखी हुई दीवार पर हैं, ये सारी चीजें, ये संकट आने वाले हैं, तो उसके मुताबिक काम करना चाहिए था। वो काम करने की इनकी सोच है नहीं, ना समझ है, ना उस तरह से झूठ 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 और कितना बोल करके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आज भी बजट जो है जो प्रस्तुत किया गया है उस पर स्टेट बजट का तो मतलब आज तक जब से हिमाचल प्रदेश बना है उसके बाद जो है सबसे लोएस्ट इंक्रीज है हिमाचल प्रदेश के बजट में इस बार 71 करोड़ की ओनली 0.12% है वो लोएस्ट इंक्रीज है। आप अब आने वाले समय में स्थिति होगी कि कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल होगा, पेंशनर्स को पेंशन देना मुश्किल होगा। डेवलपमेंट के काम जो है प्रदेश सरकार के बस की बात अब रही नहीं। डेवलपमेंट के काम अगर हो पाएंगे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जो स्टेट को जो फाइनेंस मिलता है उन्हीं से काम होगा। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा काम करने के लिए तो है ही नहीं। जी, गारंटियों की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन गारंटियों को जब भी हम कांग्रेस पार्टी की देखते हैं तो ये समझा जा सकता है कि फ्री वीज जो है कांग्रेस पार्टी ने दी, लेकिन कुछ चीजें फ्री देना तो आपकी सरकार ने भी शुरू कर दिया था। जैसे कि बिजली की जब हम बात करते हैं तो 125 यूनिट बिजली जो है मुफ्त कर दी थी आपकी सरकार ने भी, और इसी के साथ साथ किराया भी मुफ्त किया गया था, महिलाओं के लिए कम किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है, क्या उस वक्त आर्थिक स्थिति खराब होगी? क्या उस वक्त पहले से पता नहीं थी ये सारी चीजें जब आपने ये चीजें स्टार्ट की? देखो, हिमाचल प्रदेश एक ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, और हिमाचल में 125 यूनिट जो है वो बियरेबल लोड था जी लोगों के लिए, जिसमें ठीक है थोड़ा फाइनेंस जो रिसोर्सेज के लिए थोड़ा कमी होगी, लेकिन वो बियरेबल था। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को अगर हम 50% किराया किया तो इसका भी इतना इम्पैक्ट नहीं था कि जिस इम्पैक्ट को बियर नहीं कर सकते थे जी। लेकिन यहाँ कांग्रेस में आने के बाद इनने जो बहुत सारी चीजें, इन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन्होंने कहा कि ओपीएस हम लागू करेंगे, इन्होंने कहा कि हम जो है वो दूध की कीमत जो है वो गाय का दूध जो है वो 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी देंगे। इस तरह की घोषणा नहीं की हमने जी। जो हमने कैलकुलेशंस किए अपने फाइनेंस के, और उस फाइनेंस में जो परमिसिबल जो हमको लगता था वो किया जा सकता था वही किया हमने। सिर्फ 2 चीजों को लेकर के इतना किया। अब 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात क्या उसको जस्टिफाई होता है? क्या आपका गोबर की गारंटी देने के लिए कोई मांग ही नहीं रहा है? गोबर की गारंटी 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे, तो इसलिए बेतुकी सी बात है, बिना सोचे समझे बातें सरकार से पहले जब सत्ता में नहीं थे तब भी की, और उसके बाद हद तो यह है कि या तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि स्टेट का फाइनेंस की सिचुएशन है, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा वहां पर। उन्होंने कहा कि स्टेट के ऊपर ऋण है और ऐसी सूरत में हम कर्मचारियों को सैलरी पेंशन देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे, और इसलिए अब आगे से कम हम तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी फ्री बीज का नाम नहीं लेंगे जी। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जो है वो अभी भी कहते हैं कि हमने ये गारंटियां पूरी कर दी।
कौन सी गारंटी पूरी हुई? गारंटी तो एक भी पूरी नहीं हुई, सच्चाई तो ये है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि महिलाओं को कहा कि 1500 रुपए देंगे हम। अगर जिस कैटेगरी के हिसाब से जो चुनाव से पहले उन्होंने बात की तो उसके हिसाब से 23 लाख से ज्यादा महिलाएं बनती है। 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए देने की उस वक्त कोई क्राइटेरिया, कोई मतलब कोई उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, उसमें कोई इस तरह से पात्रता का कोई बंधन नहीं था जी। तो अब कह रहे हैं कि अब हम जो है वो पात्र महिलाओं को देंगे। अब उसमें से कंडीशन लगा दी, अब सारी चीजों को लेकर। लेकिन सत्ता हासिल के लिए आप कुछ भी करो, झूठ बोलो और झूठे वादे करो, और उसके बाद फिर सरकार बनने के बाद आप रोना रोते रहो, ये सारी चीजें नहीं चल सकती, जिसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि मिसमैनेज क्योस है, मालूम नहीं इनको पड़ रहा है। क्या जरूरत थी सीपीएस बनाने की? करोड़ों रुपए उन पर खर्च कर दिया। लेकिन सीपीएस तो पूर्व की भाजपा सरकार ने भी बनाए थे सर। हमारी सरकार ने तो बनाया। तो जब मैं मुख्यमंत्री था, हमारे सामने प्रस्ताव में रखा जो था। भाजपा सरकार वो लॉन्ग बैक रही होगी वो सिचुएशन, लेकिन उन्होंने गलत किया होगा, उन्होंने ठीक नहीं किया होगा। तो क्या ये इनको करना ही चाहिए था? क्या इनको मालूम था कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है? जी। चलिए, ये तो आर्थिक स्थिति की बात है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कानून व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है प्रदेश की। हमने देखा कि किस तरह से बसेस जो बाहर जा रही है हिमाचल प्रदेश की, उन पर अटैक हो रहे हैं। आपके वक्त पर भी धर्मशाला विधानसभा के बाहर झंडे लगाए गए थे भिंडरावाला के, आपने उसको हैंडल किया था। लेकिन इस वक्त जो प्रदेश की स्थिति है, इसको आप कैसे देखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री आप रहे हैं प्रदेश के, कितना खतरनाक है ये प्रदेश के लिए, इस तरह की चीजें, इस तरह की जो कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है प्रदेश में? देखिए, प्रदेश सरकार का, वर्तमान सरकार का तो इस तरफ ध्यान ही नहीं है। जब सारी घटनाएं घटित हो जाती है तब जाकर के कहने लगते हैं कि नहीं, हम बात कर रहे हैं, हम गंभीरता से ले रहे हैं। हम कई अरसे से बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो रही है जी। लगातार खराब हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, कोर्ट परिसर में गोलियां चलना और बिलासपुर की घटना, पूरा विधायक के बेटे के ऊपर आरोप लगना, और उसके बाद होली वाले दिन पूरा विधायक के घर में हमला होना, उनके ऊपर गोलियां चलना, उनके पीएसओ के ऊपर गोलियां चलना, ये सारी चीजें सहज रूप से थोड़ी है कोई। ये कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि आपकी पार्टी का है और आपकी सरकार है, आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? इसके अलावा जो दूसरी घटना, आज की घटना देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि जो चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल का नेगी, विमल नेगी, कई दिनों से गायब थे, मिसिंग थे। परिवार के लोग ढूंढ ढूंढ करके थक गए, आखिरकार पिछले कल शाम को उनकी डेड बॉडी मिली है। जी। तो आप आरोप गंभीर लग रहे हैं कि एचपीपीसीएल में जिस तरह का वर्किंग कल्चर था, उस वर्किंग कल्चर में उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था और तनाव में रहते हुए शायद उनने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसके पीछे भी जाने की आवश्यकता है जी। ये दबाव किस बात के लिए था? कोई ठीक काम करने के लिए, काम ज्यादा करने के लिए दबाव था, या गलत काम के लिए दबाव था? ये सारे जांच के विषय हैं। इसलिए हमने आज बात की उसमें कि इस सारे मामले में सीबीआई से जांच होनी चाहिए कायदे से। जी। और जो तीसरी बात, आप जो पर्टिकुलर, जो विशेष तौर से जिसका आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था की दृष्टि से, कि ऐसी घटनाएं बीच बीच में घटित होती रही, जैसे पंजाब से नौजवानों का हिमाचल आना। हिमाचल आइए, स्वागत है, सबका स्वागत करते हैं हम देवभूमि में, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती जी। अगर आप यहाँ कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। और ये बसों के ऊपर जिस प्रकार से हमारे हिमाचल की बसों के ऊपर अटैक हो रहा है, बसें तोड़ी जा रही हैं, अभी तक 5 जगह घटनाएं होगी बसों को तोड़ने की। जी। और हम परसों से बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, तुरंत मुख्यमंत्री पंजाब से बात करो। हमारे टाइम में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, बसों को रोका था कहीं, तो हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब से बात की थी। तुरंत कहा हमने कहा कि तुरंत इस बारे में आप कार्रवाई करिए, और कार्रवाई उसमें हुई और उसके बाद चीजें शांत हुई। लेकिन यहां जब बसें तोड़ दी गई और तलवारों की नोक पर बसें रोकी गई, तो मुझे लगता है ये थोड़ा चिंता का विषय है ही। मुख्यमंत्री के फोटो के साथ बस में जो है भिंडरावाले का फोटो लगाना, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए जी। और इनके अलाइड पार्टनर है वो, जहां सरकार इस वक्त आम आदमी पार्टी की है, उनके साथ ये गठजोड़ में है, गठबंधन में है।
इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वहां के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, शक्ति से बात करनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। और मैंने इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर है। जी देखिए जयराम जी, पिछले बजट सत्र के बाद से हिमाचल प्रदेश में जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल हमको देखने को मिला है, उसके बाद से आप लगातार एक बात कहते रहे हैं कि जल्द ही प्रदेश में सरकार गिरने वाली है, इनके बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये बातें आप लगातार कहते रहे उसके बाद से, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी का एक फेलियर रहा है या मिस जजमेंट वो थी इस गवर्नमेंट को? नहीं, देखिए इस तरह से मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार को गिराएंगे। बहुत सारे लोग, ठीक है, संवाद में बहुत सारे लोग होते हैं, आप कहते रहे हैं कि कुछ दिनों की मेहमान है सरकार, लेकिन सरकार अपने बलबूते जाएगी और ये जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। मैं बता रहा हूँ जो हालात बन रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं ये लोग, उस हालात में देखो आने वाले समय में मुश्किल होगा कांग्रेस को सरकार हिमाचल प्रदेश में चलाना। और ये इस बात को आप मान करके चलिए, वित्तीय स्थिति चाहे उसके लिए कारण हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर की लड़ाई उसका कारण हो, चाहे वो इनका मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वो उसका कारण हो, चाहे व्यवस्थाओं से संबंधित सारी चीजों को लेकर के, कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार टर्मोइल में पीछे भी थी, आज भी है, और आने वाले समय में भी बहुत सहजता और सरलता से चीजें नहीं होंगी, ये बात पक्की है। लेकिन क्या अब भी कोई विधायक इनके आपके संपर्क में है? कुछ ऐसा है अब? देखिए, हम संपर्क में रख करके कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं कि अपने बलबूते ही इनका, नहीं, देखिए ऐसा गिव अप करने का विषय नहीं है। हम देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, हम सरकार को चलाने के लिए नहीं है जी। हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका बड़ी साफ है, स्पष्ट है कि जितने भी जनहित के मुद्दे होंगे, जो फैसले कांग्रेस के जनहित के नहीं होंगे, जन विरोधी होंगे, हम उस पर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर अपनी आवाज रखेंगे, और हम रख रहे हैं और बात हम कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में जो आने वाले समय में जो हालात बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उन हालात को देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सहजता नहीं है कांग्रेस की सरकार के लिए, सरलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम अपने आप को ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके कारण जो है सरकार हम पर आरोप लगाए। जाएगी तो अपने बलबूते जाएगी, अपनी वजह से जाएगी। जी, चलिए, ये तो कांग्रेस की बात होगी, लेकिन भाजपा में भी कुछ टर्मोइल जो है आजकल देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है प्रदेश में, लेकिन अब तक जो है काफी विलंब इसमें हो गया। आप नहीं मानते कि बहुत देरी हो गई? ये कोई टर्मोइल नहीं है, इसको तो टर्मोइल नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी चली कई गुट जो है वो बीजेपी में भी बिल्कुल नहीं, कोई गुट नहीं। भाजपा में नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व और उनके चलते कोई गुट की बात कर सके यहाँ पर, वो संभव ही नहीं है। अगर कोई करे तो वो गलतफहमी में, और उनकी गलतफहमी जो है बहुत जल्दी दूर हो सकती है अगर इस तरह की कोशिश करे। कोई सोचे कि मैं इसको आगे करके, इसको पीछे करके इस प्रकार से रास्ता निकालूंगा, संभावना ही नहीं है। पार्टी का हमारा नेतृत्व फैसला करता है, और जो फैसला करता है वो अक्षरशह लागू होता है। क्या कोई किसी को आगे पीछे करने की कोशिश में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभावना ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। एवरीबॉडी नोज इट कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल। प्रेजेंट सिनेरियो में ये संभव नहीं है किसी के खिलाफ आरोप लगा करके, किसी की टांग खींच करके अपने आप आगे निकलने की कोई सोचे, तो वो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में। आपका नाम भी आ रहा था प्रदेश अध्यक्ष को लेके, प्रदेश अनावश्यक रूप से देखिए, ये तो थोड़े क्रिएशन है मीडिया की, मीडिया वाले कुछ करते रहते हैं, अपनी अपनी सोच समझ से करते हैं, इसलिए मीडिया एक स्वतंत्र एक एजेंसी है, इसके लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जिम्मेवारी है पार्टी की ओर से दी हुई, मैं उस जिम्मेवारी का बेहतर ढंग से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर भी उसके बावजूद एक बात पक्की है कि पार्टी जो है वो हमारी इतनी मजबूत है, जो फैसला पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए होगा, किसी भी काम के लिए होगा, उस पार्टी के फैसले को स्वीकार करने की मनस्थिति हमेशा रहनी चाहिए। और इस तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल के पूरे देश भर में जो पार्टी का फैसला होता है उसका हर कार्यकर्ता हमारा स्वीकार करता है। लेकिन आपके कुछ कार्यकर्ता, आपके कुछ पूर्व नेता तो आपकी इस बात के बिल्कुल एंटी जा रहे हैं सर। देहरा में अगर हम देखें तो पूर्व नेता, इतने वरिष्ठ नेता हैं ज्वाला, वो अलग अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, और पार्टी विद डिसिप्लिन कहती है खुद को भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ आपने एक चेतावनी देकर छोड़ दिया उनको। नहीं, ऐसा देखिए, यहाँ पर पार्टी में कोई छूटता नहीं है, बड़ी साफ बात कर रहा हूं। और
पार्टी के संज्ञान में है, उचित समय में उचित स्थान पर इसका कोई फैसला होगा। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं। यानी धौला पर एक्शन लिया जाएगा? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी होगा, कोई भी होगा, कोई भी। जितने भी बाहर से जो नेता आए हैं कांग्रेस से या निर्दलीय जो नेता बीजेपी में आए हैं, उनकी वजह से कुछ ना कुछ नाराजगी तो है सर। जो मूल भाजपाई हैं उनमें कुछ नाराजगी तो है और इसी का ये रिजल्ट है कि ज्वाला जी भी इतने नाराज हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इन लोगों को एडजस्ट कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है? देखो, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग पार्टी में जुड़ते रहते हैं जी, और पार्टी में जोड़ने की प्रक्रिया सतत चली रहती है पूरे देश भर में। और हिमाचल प्रदेश में भी अगर कुछ नए लोग आए हैं तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें सब समाहित हो जाते हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। और जहां थोड़ी बहुत बैठ करके बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी, पार्टी का नेतृत्व तो करेगा और रास्ता निकल आएगा उसमें। मुझे लगता है कि बहुत बड़े विषय नहीं, इस तरह से सब ठीक हो जाएगा। बहुत ठीक हो गया है और लेकिन बहुत जल्दी और चीजें भी ठीक हो। लेकिन जो नाराज हैं सर, जो संगठन के मूल जो कार्यकर्ता है वो जो नाराज हैं, उनकी नाराजगी को आप लोग कैसे ठीक करेंगे? लेकिन ये एक ऐसे बनाया गया है, नाराजगी है ही नहीं, किसी की कोई नाराजगी। हम सुबह से शाम तक पार्टी के साथियों से मिलते हैं, पार्टी के साथी हमसे बात करते रहते हैं और सैकड़ों लोगों से मिलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी इस तरह की नाराजगी है। और ऐसी नाराजगी नहीं है कि जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, और कहीं नाराजगी होगी तो निश्चित रूप से उसको दूर करेंगे। संगठन की जो फॉर्मेशन होगी सर, या जो कार्यकारिणी बनेगी, क्या उसमें नए नेताओं को भी एडजस्ट किया जाएगा? देखो, समय आने दीजिए, अभी तो पार्टी का नेतृत्व जब तय करेगा उसके बाद कुछ फैसले होंगे उस बात को लेकर। जी, गुटबाजी की जो बात की जाती है कि अलग अलग गुट फॉर्म हो रहे हैं बीजेपी में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि है ही नहीं, कोई गुट नहीं, ये सारी क्रिएशन है हमारे। थोड़ा कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं, लेकिन गुट की कोई गुंजाइश नहीं है जी। एक नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये सब लोग जो है उन सारी चीजों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते हैं। पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर के काम करेगी, बस इतनी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।